Okay, so now we will start with Northeast insurgency. Northeast insurgency has been quite in news because of Manipur issue, and we are expecting a questions क्योंकि आया नहीं है अब तक बहुत ज़्यादा, और यूपीएससी की एक आदत सी भी है कि वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिले करके पूछती है. फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन इज़ कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो था वो 2023 में एक्सपेक्टेड था, बट दे आस्क्ड इन 2024 बिकॉज मणिपुर इशू एक लॉन्ग इम्पेंडिंग इशू हो चुका है. तो मणिपुर इशू से रिलेटेड और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से कनेक्ट करके क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. और साइकिल भी चलती है कि कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और फिर उसके बाद नक्सलिज्म, इसकी एक साइकिल भी है. ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा इस समय कंसिस्टेंट नहीं है इस चीज़ को लेकर के, बट देर स्टिल नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे सिक्योरिटी के टॉपिक इशू में, सिक्योरिटी के स्टडी में. ठीक है. सो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इसमें कुछ 7-8 टॉपिक पढ़ने हैं हमें सबसे पहले जानना है कि एक मोटा मोटा, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये फैक्टर जो है वो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सम स्टेट, बट हर स्टेट की कुछ पेक्यूलियर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक डिसकंटेंट है, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है उस पर्टिकुलर स्टेट में. तो हम स्टेट वाइज सारे स्टेट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस स्टेट की पेक्यूलियर प्रॉब्लम क्या है. फिर हम अपने क्वेश्चन को सब्सटैंशियल करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन सिर्फ एक जेनरिक तक ना रह जाए, उसको करने के लिए हम एक डायग्राम प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हर स्टेट के एक एक दो ग्रुप्स को प्रिपेयर करेंगे कि वहाँ पे जो एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं. फिर तीसरा हम लोग कुछ डेटा देखेंगे कि ऐसा डेटा जो आप लोग रेडी टू यूज़ डेटा है जो आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं. चौथा है कि नीड क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है. पांचवा है कि हमने कौन कौन से अकॉर्ड, जैसे कि हमसे पूछा था कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट जिससे जो नॉर्थ ईस्ट के जो इशू है वो सॉल्व हो सके. तो उसमें हम लोगों को करना है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, बहुत सारे अकॉर्ड साइन किए गए हैं, बहुत सारे ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, तो उसमें से 4-5 ट्रीटी हम याद कर लेंगे और उसको एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे. फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू इसमें चल रहा है वो मणिपुर इशू चल रहा है. मणिपुर इशू हम लोग समझेंगे रीज़न क्या है, एक डायग्राम याद करेंगे, कमिटी एक बनाई गई है उसको देखेंगे, कुछ चैलेंजेस हैं, मेजर्स क्या लेके लिए गए हैं और एक्शन नीडेड और क्या करना चाहिए हमें. एक 10 मार्कर को हम लोग इस पर प्रिपेयर कर सकते हैं मणिपुर इशू को. फिर उसके बाद हम चलते हैं उल्फा अकॉर्ड. एक उल्फा अकॉर्ड लास्ट 2 साल से न्यूज़ में था, तो उसकी वजह से हम लोग इसको पढ़ेंगे. फिर एक आफ्सपा है. आफ्सपा पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही जेनरिक नॉलेज होती है लोगों को, बट हम थोड़ा सा अच्छे से कुछ सेक्शंस को 4-5 सेक्शंस को रिवाइज याद करने की कोशिश करेंगे आफ्सपा से रिलेटेड. सो लेट्स डीप डाइव इनटू द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी. फर्स्ट कि असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, हम जानते हैं कि वहाँ पे 7 सेशन. अरुणाचल प्रदेश की बात यहाँ पे नहीं की गई है, मेघालय की बात नहीं की गई है. अरुणाचल प्रदेश का मेन इशू जो है वो बॉर्डर मैनेजमेंट पढ़ते हैं क्योंकि चाइना का वहाँ पे इनकर्जन रहता है तवांग एरिया में, सो वो वहाँ पे कवर हो जाएगा. वहाँ पे मेन इशू उसी चीज़ का है. तो असम देख लिया. फिर अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं है, नागालैंड तो है ही है, चलिए. मणिपुर तो जान ही रहे हैं आप, न्यूज़ में है. मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. असम में इशूज़ जो हैं वो डेमोग्राफिक चेंजेस, हम जानते हैं कि असम अकॉर्ड 1985 में हुए थे और असम मूवमेंट 1979 से शुरू हो गया था बिकॉज 1971 के बाद जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था उसकी वजह से बहुत इश्यूज हुए थे, बहुत सारे चेंजेस आए थे वहाँ की लोकल डेमोग्राफी में. तो इसी वजह से असम मूवमेंट 1979 में शुरू हुआ था और आसू ग्रुप बना था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था रिगार्डिंग दी रिसोर्स कंस्ट्रेन, रिगार्डिंग द चेंज इन द इलेक्टोरेट ऑफ द एरिया. तो असम मूवमेंट की वजह से वहाँ पे इंसर्जेंसी को हुआ था. असम अकॉर्ड 1985 में हुआ था जिसकी वजह से क्रिएशन हुआ था किसका, उल्फा का, जिसकी एक विंग के साथ हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट ने साइन कर लिया है, अकॉर्ड साइन कर लिया है. ठीक है. डेवलपमेंटल डेफिसिट तो है ही है. होता ये है कि ये इशू नक्सलिज्म में भी होता है. इशू वहाँ के होता है कि कोई भी माइन पाई जाती है वो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं की जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर रिफाइनरी बन रही थी 56-57 में असम में, तो जो रिफाइन निकालना था उसका जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए थी वो भी असम में होनी चाहिए थी. बट हमने कहाँ बनाई रिफाइनरी, कहाँ बनाई, बरौनी में बनाई, बिहार में. अब उसकी वजह से जो वहाँ पे जॉब क्रिएशन होना था बिकॉज ऑफ द लोकल रिसोर्स वो नहीं हो पाया. वही बात यहाँ लिखी हुई है कि डेवलपमेंटल डेफिसिट 1956-57 में रिफाइनरी मूवमेंट हुआ अगेंस्ट द बरौनी बिहार. इसमें क्या हुआ था कि आईटीसी की एचयूएल की किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी उठा लिया गया था, मतलब उनको बंदी बना लिया गया था. तो ये इश्यूज रहे हैं. तो अगर हम असम की बात करें तो डेमोग्राफिक चेंजेस हमें पता है.
असम अकॉर्ड 1985 का है ये, जिसकी वजह से उल्फा क्रिएशन हुआ। और डेवलपमेंटल डेफिसिट फॉर एग्जांपल रिफाइनरी मूवमेंट हुआ था 56-57 में अगेंस्ट दी बरौनी इन बिहार। आगे आते हैं, नागालैंड पे चलते हैं। नागालैंड पे जो मेन है डिमांड आप जानते हैं, ग्रेटर नागालैंड बनाने की डिमांड है। NSCN के खापलांग एंड NSCN इसक मोइवा, ये आप समझ ही रहे हैं, अभी हम देखेंगे इनको। IM और इसक मोइवा दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जो सेसेशन की हम अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, उसकी बात करते हैं। ग्रेटर नागालैंड सेशनिस्ट डिमांड ऑन दी नागा कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे। तो ट्रेडिशनल आइडेंटिटी से लेक को यूज़ करके ये एक मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करना चाहते हैं। जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, अंडर वाई सिंह का जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट है। फिर नागालैंड के बाद हम लोग अगले ऑर्डर पे आते हैं, मणिपुर। मणिपुर में अभी तो जो हो रहा है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि मणिपुर में अभी जो वायलेंस चल रहा है उसके बारे में। उसके पहले जो है ऑटोनॉमी डिमांड की गई थी, इनवॉलेंटरली मर्जर प्रोटेस्ट। ऐसा माना जाता था मणिपुर के कि हम उनसे पूछा नहीं गया उसको इंक्लूड करने में, इंडियन यूनियन में, यूनियन ऑफ इंडिया में इंक्लूड करने से पहले वहाँ के लोकलाइट से कोई प्लेबिसाइट नहीं हुआ था। इस वजह से दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग ऑटोनॉमी। और एथनिक इश्यूज तो हैं ही, एथनिक क्लैशेस तो हैं ही हैं, 200+ एथनिक ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, ये बात आप पूरे ही नॉर्थ ईस्ट के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि एथनिक क्लैशेस की वजह से वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में एक हैवी टोल पड़ता है। तो वो एक बात आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम। मिजोरम में डेवलपमेंटल डेफिसिट है। लुशाई फेमाइन आया था 1958 में, जिसकी वजह से MNFF क्रिएट हुई थी, मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट हुआ था। ऑल्दो इसी के लीडर को बाद में इंक्लूड कर लिया गया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। एंड व्हेन आई से दिस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए एथिक्स में भी, कि आप कह सकते हैं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो होती है एक अच्छा तरीका होता है इन सर्टेन ग्रुप्स के लीडर्स को मेन स्ट्रीम करने का, जिसकी वजह से दे बिकम द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। उनको ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए और उसके बाद वो आपके ही स्टेट के साथ कोऑपरेट करके वहाँ के लोकल रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो डेवलपमेंटल डेफिसिट हो गया। कल्चरल थ्रेट, मिजो लैंग्वेज, ठीक है। कल्चरल थ्रेट मिजो लैंग्वेज, मिजो लैंग्वेज को लेकर के अच्छा एक लिंग्विस्टिक इश्यूज भी होते हैं। तो एक तो डेवलपमेंटल डेफिसिट हो गया, एक लिंग्विस्टिक इशू हो गया, एक ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर हो गया, एक एथनिक क्लैशेस हो गया। तो मिजो लैंग्वेज के लेकर के, क्योंकि वहाँ पे रिसेटलमेंट हुआ था बहुत सारा असम के, यहाँ पे भी असम से लोग आए थे, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में मेनली आए थे फ्रॉम दी बांग्लादेश। तो वहाँ पे लोग आकर के बंगाली लैंग्वेज जो थी वो रिप्लेस कर रही थी वहाँ के मिजो लैंग्वेज को। उसकी वजह से एक थ्रेट परसीव किया गया था बाय द मिजो स्पीकर्स। बाकी मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट बना था 1958 में। तो 56-57 में रिफाइनरी मूवमेंट इन बरौनी असम अगेंस्ट दी बरौनी रिफाइनरी असम। एंड दूसरी चीज़ हो गई लुशाई फेमाइन, तो है ये, ठीक है। मणिपुर हो गया, ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं, एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं वॉलंटरी मर्जर की वजह से, ठीक है, इनवॉलंटरी मर्जर। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी डेमोग्राफिक चेंजेस मैंने बताया कि एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है देखा जाए तो, इसको याद कर लीजिए प्लीज़। क्या है कि एक सेकंड, हाँ, जब एक डेटा था डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं ड्यू टू दी क्या, किस कारण से, एक तो असम की वजह से, जो बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी हुई थी उसकी वजह से, और बाकी सब भी रीजन से वहाँ पे लोग आ रहे थे। तो क्या एक डेटा गया कि 1931 में 52% ST पॉपुलेशन थी इन त्रिपुरा, जो कि 2011 में सिर्फ 32% रह गई, 52% से 32%। तो ST का जो वहाँ पे इलेक्टोरेट है वो वीकन हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे बार बार इंसर्जेंट मूवमेंट देखी जाती है। तो मेन इशू जो है वो डेमोग्राफिक चेंजेस का है, ठीक है। तो ये एक डेटा आपको याद करना है, 52% से 32% ST पॉपुलेशन। त्रिपुरा हो गया, आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो हमने ये समझा कि कॉजेज़ क्या क्या है। असम में हम लोग देख सके तो एक तो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, फिर दूसरा एक रिफाइनरी मूवमेंट, डेवलपमेंट जो कि डेवलपमेंटल डेफिसिट की वजह से हुआ था। असम रिकॉर्ड 1985 का, जिसकी वजह से उसका क्रिएशन उल्फा का क्रिएशन हुआ था। फिर हम लोग नागालैंड पे जाते हैं तो सेशनिस्ट डिमांड है, NSCN IM एंड NSCN खपलांग की वजह का सेशनिस्ट डिमांड, जो कि वो चाहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड बनाए। इनफैक्ट आई वांट टू ऐड वन थिंग कि ये कुछ पार्ट जो है वो असम का, कुछ पार्ट अरुणाचल का, कुछ पार्ट मणिपुर का, और कुछ पार्ट इवन म्यांमार का ले करके ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। सो दीज आर क्रॉस बॉर्डर इंसर्जन ग्रुप्स ऑल्सो। फिर नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर।
मणिपुर में हम देखेंगे तो मेनली तो आप समझ ही रहे हैं, अभी एथनिक क्लैशेस हो रही हैं, उसकी वजह से उसके साथ एक इनवॉलेंटरी मर्जर इंडियन यूनियन, इसकी वजह से एक ऑटोनॉमी डिमांड की जाती है मणिपुर में। चौथा है मिजोरम। मिजोरम में आपने समझा कि एक तो मिजो नेशनल फ्रंट फेमाइन फ्रंट बना था, क्योंकि एक फेमाइन आया था 1956-58 के टाइम पे, जो कि डेवलपमेंटल डेफिसिट इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी फिर मिजोरम लार्जली हैज़ बीन 1988 के आसपास के बाद से मिजोरम हैज़ मिजो अकॉर्ड हुए थे, जिसकी वजह से मिजोरम हैज़ लार्जली बीन अ पीसफुल स्टेट। कल्चरल थ्रेट हुआ था मीजो लैंग्वेज को लेकर के, तो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक थ्रेट एक बड़ा इशू रहता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट मिस बहुत आसानी से हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि एक पॉइंट आपके पॉइंट्स कम नहीं पड़ने चाहिए, जिसमें से एक पॉइंट आपका बड़ा पॉइंट होगा कल्चरल थ्रेट, लिंग्विस्टिक वल्नरेबिलिटीज करके। और आखिरी में त्रिपुरा है, डेमोग्राफिक चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कि 52% से 32% हो गई है एसटी पॉपुलेशन फ्रॉम 1931 टू 2011। दिस इज कॉजेज एंड ग्रुप्स। अगला आता है कुछ डेटा याद करिए। एक डेटा तो हमने याद कर ही लिया है कि 1931 से 2011 के बीच में 52% से 32% हो गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। अच्छा, अब कुछ डेटा याद कर लीजिए। जो नॉर्थ ईस्ट है उसका जो 98% जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ऑपरेशन एक इसी तरीके से ऑपरेशन ऑल क्लियर किया गया था भूटान में। भूटान में जो भी ग्रुप्स भूटान से ऑपरेट करते थे इंडिया में, उसके लिए एक ऑपरेशन ऑल क्लियर किया गया था, क्योंकि बहुत सारे भूटान कंट्री है, फिर ऊपर चाइना से लगता है, फिर म्यांमार से लगता है, फिर नीचे म्यांमार बांग्लादेश से लगता है। तो 98% जो एरिया है वो बॉर्डर से कनेक्टेड है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर का, क्योंकि इसी वजह से क्या है कि एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो है उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है इन एरियाज़ में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2019 कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा है कि सिर्फ 2% ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इंडिया की वो नॉर्थ ईस्ट जा रही होती है। आई मीन दिस काइंड ऑफ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट विद द नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन द रीजन फॉर द डिमांड्स देयर। सो सिर्फ 2% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जा रही है ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। फिर 22.5% हायर पॉवर्टी देन नेशनल एवरेज इन नॉर्थ ईस्ट। तो 2%, 22.5%, 2% एंड 22.5%, 2% एंड 22.5%। तो हायर पॉवर्टी कितनी है नेशनल एवरेज से? 22.5%। तो हम लोगों ने 4 डेटा याद कर लिए हैं। 1931 से 2011 के बीच में त्रिपुरा में 52% से 32% हो चुके हैं ट्राइबल। दूसरा डेटा याद किया कि 98% जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है नॉर्थ ईस्ट। तीसरा हमने डेटा याद किया कि 2% ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में जाता है। और चौथा हमने याद कर लिया कि 22.5% हायर पॉवर्टी द नेशनल एवरेज है वहाँ पे। कहाँ पे? 22.5%। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कुछ ग्रुप्स याद करेंगे। ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पे देखिए, अगर आपने हर स्टेट में 2-2 या कहीं कहीं तो एक स्टेट भी याद कर लिया तो काम हो जाएगा आपका। कुछ तो आप जानते भी होंगे। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि असम में एक तो उल्फा तो हम जानते ही हैं। एक याद करें, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ठीक। नागालैंड में हम जानते हैं NSCN खापलांग एंड NSCN इसक मोइवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेल नोन ग्रुप्स हैं वहाँ के। मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ग्रुप करके चलता है। PLA बाय द वे उसका भी है, चाइना की फोर्सेस को भी PLA कहते हैं, तो वहाँ से याद कर सकते हैं कि मणिपुर में PLA है। UNLF, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, 2 ग्रुप यहाँ के हो गए। फिर मिजो नेशनल फ्रंट, क्योंकि मिजोरम बहुत लार्जली अब पीसफुल स्टेट माना जाता है, तो मिजो नेशनल फ्रंट MNF है, जो कि अब हाईली डीएक्टिव हो चुका है। और ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स हो गया त्रिपुरा का। अब अगर ये डायग्राम बना के आते हैं व्हेन क्वेश्चन कम्स ऑन दी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। और एक आप मेघालय में याद कर सकते हैं, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। ठीक है, तो अगर इसमें से आपने 3, 4, 5 भी लेबल कर दिए तो इट विल लीव एन इम्पैक्ट ऑन दी एग्जामिनर्स माइंड कि हाँ भाई इसको पता है। चलिए, ओके, तो हम लोगों ने, अगर हम असम का बोलूँ तो क्या होगा? उल्फा बनाएंगे एंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इसको, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड,
FB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। नागालैंड में पता है, मणिपुर में एक तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक्टिव है और एक है यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, UNLF, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन। ये भी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि एक्टिव है, बट आप याद नहीं कर पाएंगे। एक याद कर सकते हैं यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, क्योंकि मणिपुर बहुत ज़्यादा हॉट इशू चल रहा है इस समय, तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। तो जब आपने बोला कि बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं मणिपुर में, तो कौन से हैं? एक तो आपने याद कर लिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF याद कर लिया, और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, और एक हो गया MNF हो गया, और त्रिपुरा वाला याद रहता है ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ATTF। सो हम लोग एक और बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे दिमाग में एक बार एम्बेडेड हो जाए। क्या है? असम में है उल्फा, असम में है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, नागालैंड में NSCN खापलांग, NSCN इसक मोइवा। फिर मणिपुर में है मणिपुर में है KNO भी है, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट भी है। फिर उसके बाद नागालैंड मणिपुर मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, और त्रिपुरा में है ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, और एक गारो लिबरेशन आर्मी है, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी है इन मेघालय। ठीक है, अब आती है बारी नीड क्या है। अब नीड क्या है, इसमें क्या करना चाहिए हमें बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को करने के लिए, कंटेन करने के लिए। सॉरी, एक तो हम लोगों ने जैसे पंचायत वाइज सेंसिटिविटी सर्वे करवाया था बेसिकली, सो टू यूज दी पंचायत लेवल बॉडीज, वैसे ही यहाँ पे एक काउंसिल वाइज सर्विस करा सकते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं कि विच आर द रीजंस, जो इश्यूज़ क्या है, उनके जो मेजर इश्यूज़ क्या है। जब हमें एक कस्टमाइज इशू पता होगा हर एरिया का, हर छोटे ADC का, तो हमें ये आसान होंगे कोई भी स्टेप्स को प्रोसीड करने के लिए। तो काउंसिल वाइज सर्वे हो गया। फिर उसके बाद होता है पुलिस कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, बात सही है, हमें वहाँ पे हार्ड मेजर्स भी लेने ही हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को इफेक्टिवली यूज़ करिए। दिस हैज़ बीन द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स इन 2024, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को रिवाइव करना चाहिए, उसे इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। बेसिकली आप तो जब ब्यूरोक्रेट होते हैं तो आप एक तो आप हल्के सोल्यूशन नहीं दे सकते, आपको हमेशा एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को सजेस्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा माना जाता है कि थोड़े से स्लो होते हैं, बट उसमें कोलिजियलिटी प्रिंसिपल लगता है कि आप अपनी ही मनमानी नहीं कर रहे, आप लोगों की बात सुन करके आंसर ले रहे हैं। एक तो पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होती है और दूसरा कोलिजियलिटी लगता है, इसकी वजह से फ़ायदा होता है। नॉर्थ ईस्ट पुलिस अकेडमी एक नीडेड है, जो नॉर्थ ईस्ट की पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स में वहाँ के लोगों को ट्रेन कर सके। एक तो वहाँ के लोकल कैडर को ट्रेन कर सके, और एक जो यहाँ से IPS जाते हैं, दे शुड अंडरस्टैंड द पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल दी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे वो सर्व करने जा रहे हैं। तो इफ़ यू आर टू से नीड क्या है, तो नीड में हमें 4-5 बातें पता चल गई। पहली चीज़ तो काउंसिल वाइज सर्वे, पुलिस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, नॉर्थ ईस्ट पुलिस अकेडमी और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। अगला ऑपरेशन तो हमने किए ही, हम लोग करेंगे ही। हम लोगों ने स्टेप क्या लिए हैं? डेवलपमेंटल पैकेज किया है आदिवासी ग्रुप्स के लिए, डेवलपमेंटल पैकेज। SRE हम लोगों ने ये नक्सल में भी पढ़ा था। सिक्योरिटी, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को सपोर्ट करती है इन दी वट एवर कॉस्ट दे आर बियरिंग फाइटिंग द नक्सल्स देयर एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स हेयर। तो डेवलपमेंटल पैकेज दिए गए हैं। SRE है, CAP हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था, सिविक एक्शन प्रोग्राम। मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस हम लोगों ने किया है, स्टेप्स लिए हैं। एक तो ये याद करिएगा, मॉडर्नाइजेशन में एक स्टेप बचा क्या है अभी, और क्या लगाना है? नॉर्थ ईस्ट पुलिस अकेडमी ज़रूरत है अभी हम लोगों को वहाँ पे, ठीक है। PM डिवाइन स्कीम हम जानते हैं, फॉर द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी नॉर्थ ईस्ट, और हिल एरिया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, HADP, हिल एरिया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस, सिविक एक्शन प्रोग्राम, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंटल पैकेज। तो डेवलपमेंटल पैकेज, नॉर्थ सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, सिविक एक्शन प्रोग्राम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस एंड PM डिवाइन स्कीम, HADP। एक आप इसमें लिख सकते हैं जो कि मैंने मेंशन भी किया है, उड़ान इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है। वायबिलिटी गैप, बेसिकली एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही है वहाँ पे। एक ब्रिज भी बनाया गया है वहाँ पे असम में, हम जिसको आगे मेंशन करेंगे। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफेंसिव अप्रोच, डिफेंसिव अप्रोच की जगह पे ऑफेंसिव अप्रोच को लिया गया है कि हम एक्टिवली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे नॉर्थ ईस्ट में। एक तो हो गया डेवलपमेंटल पैकेज,
सिक्योरिटी रिलेटेड, अभी हम लोग कुछ चीज़ें इसकी बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तब भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। खैर, डेवलपमेंटल पैकेज, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, सिविक एक्शन प्रोग्राम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस, पीएम डिवाइन एंड हिल एरिया डेवलपमेंट। फिर से मेरे साथ पढ़िए इसको। क्या क्या काम किया हम लोगों ने? पहला तो हिल एरिया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किया है, पीएम डिवाइन स्कीम की है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस किया है, सिविक एक्शन प्रोग्राम किया है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर किया है, डेवलपमेंटल पैकेजेस दिए गए हैं 2022 में आदिवासी ग्रुप्स को। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को प्रीलिम 2023 से मिला था, वो मिला था कि नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ा इशू क्या है इंसर्जेंट ग्रुप्स को। एक होता है उसे कहते हैं आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग जो होता है, बिकॉज वी नो कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो ड्रग ट्रायंगल के से प्रॉक्सिमिटी में है। ड्रग ट्रायंगल कौन कौन सा होता है? म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, इन तीनों से प्रॉक्सिमिटी में है। इसलिए म्यांमार और इंडिया ने मिल करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। पहला तो स्टार्ट किया है IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड मल्टी ट्राइलेटरल हाईवे, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? मोरे इन मणिपुर से लेके मैसॉट इन थाईलैंड। तो मोरे से मैसॉट, बेसिकली मैसॉट जो है वो सेंटर है इस ट्रायंगल का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग के हब्स बने हुए हैं। तो वहाँ से यहाँ तक में हाईवे प्रोजेक्ट्स को किया गया है टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ दिस गोल्डन ट्रायंगल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड आर्म ट्रैफिकिंग कार्टेल। और दूसरा चीज़ हम लोगों ने सबसे बड़ी इशू है नॉर्थ ईस्ट की कि इट लाइज आफ्टर द चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक है, जो कि बहुत ही वल्नरेबल है फ्रॉम द चाइनीज, एंड अब तो और वल्नरेबल हो गई है आफ्टर बांग्लादेशी गवर्नमेंट टॉपल हुई है और बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो चाइना के और क्लोज जा रही है। तो इस वजह से चिकन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट जो होता है एक कटआउट पार्ट की तरह रहता है और बहुत वल्नरेबल होता है। इस चीज़ को लड़ने के लिए, इस चीज़ के करने के लिए हम लोगों ने क्या बना रखा है? KM प्रोजेक्ट, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रखा है, जो कि कलादान प्रोजेक्ट जो कि हम लोग का सितवे प्रोजेक्ट पोर्ट में है म्यांमार में। तो इस दोनों प्रोजेक्ट को आपको मेंशन करना नहीं भूलना है व्हेनेवर क्वेश्चन कम्स ऑन नॉर्थ ईस्ट। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एंड इंडो म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई अपनी। हमने स्टेप्स क्या क्या लिए हुए हैं? बोडो अकॉर्ड। अच्छा, अब कुछ हम लोगों को अकॉर्ड याद करने हैं। पहले तो हम लोग को एक उल्फा अकॉर्ड याद करना ही है, जो कि अभी हुआ था 2023 में हुआ था। फिर हमें याद करना है बोडो अकॉर्ड, 2020 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? ये यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट मणिपुर में, इसके साथ अकॉर्ड साइन किया था, एग्रीमेंट साइन किया था 2023 में। उल्फा साइन किया 2023 में, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। मीज़ो अकॉर्ड 1987 का, मैंने बताया था कि इस अकॉर्ड के बाद से लार्जली मिजोरम हैज़ बीन अ क्वाइट स्टेट, पीसफुल स्टेट।